मैं अपनी बात अपने गुरुदेव प्रोफेसर रामजीत सिंह के एक उक्ति से करूंगा कि गांधी को मानो या ना मानो, जानो। और जानो तो क्या जानो, क्योंकि आज जो गांधी के बारे में भ्रम उत्पन्न हुआ है वह नहीं जानने के कारण ही है। हम जानते हैं, हम जानने का दावा करते हैं, और जानने और नहीं जानने और गलत जानने के बीच के जो अंतर है उसने वहम झूठ फैलाया है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थपूर्ण राजनीति के वशीभूत होकर गांधी को गलत सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सड़कों की टुच्ची बातें आज मंच पर आ गई हैं। फिर हमें यह समझने की जरूरत है कि गांधी को पढ़ा जाए, गांधी को समझा जाए। तो क्या पढ़ा और क्या समझा जाए, कैसे पढ़ा और कैसे समझा जाए, और क्या पढ़ा और क्या समझा जाए। हम चाहते हैं कि आपके बीच अपने बात की शुरुआत गांधी के आत्मकथा यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग से शुरू करूं। जब गांधी अमृतलाल ठक्कर को पत्र में यह लिखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन के गंदगी के छींटे सार्वजनिक जीवन पर पड़ते हैं, गांधी का व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक हो गया था, दोनों के बीच भेद मिट गए थे। यह देखिए कि दुनिया में उनके लिए एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसे वे निजी बनाकर रखना चाहते थे, या उन्होंने कोई अपनी बात छिपाई हो, यह भी नहीं है। जब हम उनके आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें उन्होंने अपने जन्म 1869 से 1920 तक की घटना का उल्लेख किया है, उसके बाद यानी 1920 के बाद उनकी कलम रुक जाती है। कहते हैं अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया का सभ्य समाज नहीं जानता है। बचपन के जीवन यात्रा की गांधी ने अपने आत्मकथा में ऐसे कई प्रकरणों को उद्घाटित किया है जिसे अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो लोग जान भी नहीं सकते। जो भी ओछी बातें कही जाती हैं उसमें कई संदर्भ तो उनकी लेखनी से ही लिए जाते हैं, उसके आधार पर ही प्रमाण दिए जाते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि गांधी ने उन गलतियों को दोहराया हो या उसके लिए प्रायश्चित न किया हो। वे आत्मकथा के बहाने सत्य के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए उसकी कथा उनको लिखनी थी। सत्य के साथ दरअसल उनका जीवन ओतप्रोत हो गया था, सत्य ही उनका जीवन वृतांत बन गया था। गांधी ने लिखा है कि मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेस के द्वारा हुए। कुछ मित्रों ने उन्हें यह भी कहा कि आत्मकथा लिखने की परंपरा पश्चिम की है, प्रथा पश्चिम की है। फिर वे तो प्रयोग के दौर से गुजर ही रहे हैं, यानी सत्य पर उनका प्रयोग चल ही रहा है। अंतिम वह नहीं कह सकते कि यह अंतिम है और यही निष्कर्ष रूप में समाज को, व्यक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि गांधी का प्रयोग जीवन पर्यंत चलता रहा और रुका नहीं। ये तो गांधी भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि वह तटस्थ भाव से निराभिमानी होकर लिखेंगे ताकि दूसरे प्रयोग करने वाले को उससे सामग्री मिल सके, उससे दिशा मिल सके।
और दूसरी बात यह भी है कि गांधी ने संपूर्णता का दावा कभी नहीं किया। वैज्ञानिक की तरह वे कहते हैं कि जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग नियम पूर्वक करता है, विचार पूर्वक करता है, बारीकी से करता है, और फिर भी वह अपने परिणाम के बारे में अंतिम नहीं कहता, तटस्थ रहता है, यही गांधी की दृष्टि सत्य के साथ मेरे प्रयोग में रहेगी। इसलिए वह आत्मकथा के बहाने सत्य के साथ प्रयोग को लोगों को बताना चाह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी परिणाम आएगा, वह अंतिम ही है और वही सच है, ऐसा दावा भी वह नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि से उस समय के लिए वह सच है, जो ग्राह्य है वह आचरण के द्वारा ग्राह्य है, और जो प्रदर्शित कर रहे हैं वह भी आचरण के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक बार शिक्षकों की बैठक में उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं उसका प्रभाव पड़े न पड़े, लेकिन आप क्या करते हैं उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। वे अपने आत्मकथा में तत्वों अथवा सिद्धांतों का वर्णन मात्र नहीं कर रहे हैं, वह तो उन कार्यों का इतिहास लिख रहे हैं। वे तो सत्य का इतिहास लिख रहे हैं, सत्य के साथ प्रयोग का इतिहास गढ़ना चाहते हैं। उनके ही शब्द हैं, ज्यों ज्यों मैं विचार करता हूं, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता जाता हूं, त्यों त्यों अपनी अल्पता में स्पष्ट देख सकता हूं। वे आत्मदर्शन करना चाहते थे, उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना था, मोक्ष था। उनके लिए क्रियाकलाप यही था, यानी सत्य का साक्षात्कार करना। यह सत्य क्या है? यह सत्य स्थूल या वाचिक नहीं है, यह वाणी की तरह विचार का भी सत्य है। वह चिरंतर है, वह स्वतंत्र है, वही परमेश्वर है, और परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं, उसकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। सत्य के गांधी शोधक थे। अब आप आगे आप देखिएगा कि सत्य के शोध में गांधी अपने को होम कर देने के लिए तैयार थे, और कहते हैं कि इस जगत में सत्य ही एक है। वे दावा करते हैं कि उनके लेख या उनके शोध में अभिमान का लेश मात्र नहीं रहेगा। सत्य के शोधक को कहते हैं, यह विनोबा जी भी कह रहे हैं कि सत्य का शोधक कैसा होगा? सत्य का शोधक वह होगा जो रजकण से भी नीचे रहेगा, यानी रजकण से भी जो नीचे रहने की तैयारी रखता है, वही सत्य का प्रयोग कर सकता है। सारे संसार के जीव जंतु रजकण को कुचलते हैं। सत्य के पुजारी को, सत्य के प्रयोगकर्ता को, सत्य के उपासक को रजकण भी कुचल सके, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग, ऐसे प्रयोगकर्ता स्वतंत्र सत्य की झांकी पा सकते हैं, नहीं तो उन्हें झांकी सत्य की नहीं मिल सकती। और यह भी है, कितने निराभिमानी हैं गांधी। कहते हैं कि इस प्रयोग के द्वारा महात्मा का जो पद उन्हें मिला, इसका कई बार उनको दुख हुआ है। एक क्षण भी उनको ऐसा याद नहीं है कि इस विशेषण के कारण उनका अभिमान बढ़ा हो, वे दंभी हो गए हों या वो फूल गए हों। लेकिन वैसे आध्यात्मिक प्रयोग
जिसके कारण राजनीति के क्षेत्र में उनकी शक्ति प्राप्त हुई। राजनीति के क्षेत्र में एक प्रयोग का एक उपकरण गांधी को ने खोज निकाला, उसका वर्णन गांधी करते हैं। यह प्रयोग आध्यात्मिक था, इसलिए इस पर गर्व नहीं हो सकता है। नवजीवन में 1920 के 15 अगस्त को उन्होंने क्या लिखा? मैं अपने को आदर्शवादी मानता हूं और व्यवहार कुशल भी। वैद्य के समान वे नियम प्रस्तुत कर रहे थे। श्रद्धालु और अश्रद्धालु सबके सम्मुख, सबके समक्ष नियम रख सके। वे इसे समझाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं मानते। इसे सिद्ध करने के लिए अपने विचार के विपरीत विचार रखने वालों को वे साथ लेकर चल रहे थे। अब यह देखिए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व आज किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज गांधी धर्म बनने की प्रक्रिया में है। एक तरफ विश्व अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहा है। गांधी आज व्यक्ति नहीं है, वह स्वप्न है, वह उद्देश्य है। वह स्वप्न दो संस्कृतियों के अंतिम संघर्ष का है और यह अंतिम संघर्ष की ओर हम ढकेल दिए जा रहे हैं। जवाहरलाल जी ने कहा था कि बच्चों की तरह उनकी मूर्तियां स्थापित करने की बात हम करते हैं, उनके सिद्धांत पर सोचते नहीं, लेकिन वह शक्तियां चुपचाप किंतु जोरों के साथ काम कर रही है। दूसरी विपरीत शक्ति भी संघर्ष के लिए आतुर है। लेकिन नेहरू जी को विश्वास है कि रोशनी गुल हुई है, बुझी नहीं है, पहले से ज्यादा चमक कर यह सामने आ रही है। तो वह जो ज्योति है, वह विचारों की ज्योति, उस विचारों की ज्योति को हम अगले व्याख्यान में आपके सामने में लाने की कोशिश करेंगे कि वह अगली ज्योति क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि आपके साथ गांधी और जयप्रकाश के, गांधी और लोहिया के, गांधी और अंबेडकर के, गांधी और विनोबा के, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के टकराहट को भी सामने रखें, ताकि हम समझ सकें कि क्या सचमुच गांधी ने उस समय के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में किस तरह से अहिंसक शक्ति को संगठित करने का काम किया है, किस तरह से समन्वयवादी विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, किस तरह से भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा हो सकी है। गांधी के विचारों में हम इसकी स्पष्ट झलक देख सकते हैं। धन्यवाद।